अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक माइलस्टोन स्थापित करते हुए आज इसरो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर स्पेस एजेंसी में से एक बन गई है। इसरो ने शायद इम्पॉसिबल नाम ही नहीं सुना और यही कारण है कि इसरो का सक्सेस रेट पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जा सकता है। इसरो ने कुछ ऐसे मिशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट किए जिनके बारे में सोचकर दुनिया के मुंह से यही निकलता है, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर चाहे मार्स पर पहले ही अटेम्प्ट में अपना ऑर्बिटर भेजना हो या फिर एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करना हो, भारत ने बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम खर्च में ये मिशन कंप्लीट किए हैं। अब भारत फिर से एक बार इतिहास रचने जा रहा है। चांद को छूने के बाद अब सूरज को छूने की बारी है। भारत जल्द ही सूरज के बारे में और ज्यादा करीब से स्टडी करने के लिए आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करने वाला है। इसे कब लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इसरो की तैयारियों को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि इसे जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। सन को स्टडी करने के लिए भारत की ओर से लॉन्च किया जाने वाला यह पहला सन मिशन होगा। यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने के करीब 4 महीने बाद सन के ऑर्बिट में पहुंचेगा। इसे ऐसे पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा जहां पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। पृथ्वी और सन के सिस्टम में मौजूद ऐसे पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट 1 कहा जाता है। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ने के कारण यहाँ से सन को स्टडी करना आसान होता है। आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के लॉन्चिंग स्टेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। अभी आदित्य L1 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया था। लॉन्चिंग के बाद इसे सबसे पहले तो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा और उसके बाद इसे इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी अंडाकार कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद इसके ऑर्बिट को लगातार बढ़ाया जाएगा। इस तरह से लगातार ऑर्बिट को बढ़ाने की इस प्रक्रिया के कारण ही इसे सन तक पहुंचने में इतना ज्यादा वक्त लगने वाला है। ऑब्जर्वेटरी के ऑर्बिट को लगातार बढ़ाते हुए इससे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी SOI से बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद इसे यहाँ से लैग्रेंज पॉइंट तक पहुँचाने की प्रोसेस शुरू की जाएगी। इसके लिए क्रूज फेज लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ऑब्जर्वेटरी को सन के पास मौजूद लैग्रेंज 1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इस तरह से इसे पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर सन के पास भेज दिया जाएगा। पृथ्वी से सन के बीच की डिस्टेंस करीब 15 करोड़ किलोमीटर है और इससे पृथ्वी से सिर्फ 15 लाख किलोमीटर पर ही रखा जाएगा ताकि सन की भयंकर गर्मी के बावजूद भी सन को आसानी से स्टडी किया जा सके। अब आदित्य L1 किस तरह से काम करेगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी की हेल्प से सोलर एक्टिविटीज को करीब से समझने में आसानी होगी, तो वहीं सोलर एक्टिविटीज के कारण अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों और मौसम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी बड़ी ही आसानी से समझा जा सकेगा, जिसकी हेल्प से पृथ्वी पर होने वाली कई प्राकृतिक घटनाओं को समझने में आसानी होगी। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 पेलोड लगाए गए हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज को स्टडी करेंगे। इसमें लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट डिटेक्टर, पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की हेल्प से सन की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और बाहरी लेयर के बारे में समझने में बड़ी ही आसानी होगी। इसमें लगी 7 पेलोड में से 4 पेलोड हर समय सन की तरफ देखते रहेंगे और बाकी के 3 पेलोड इसके अपोजिट साइड में रहेंगे। ये 3 पेलोड लैग्रेंज 1 ऑर्बिट में पार्टिकल्स और सन फील्ड के बारे में स्टडी करने का काम करेंगे। इसी के साथ यह सोलर कोरोना और इसके हीटिंग मैकेनिज्म को भी स्टडी करेगा ताकि इससे यह समझा जा सके कि आखिरकार सूर्य से इतनी ज्यादा गर्मी किस कारण से जनरेट होती है और अरबों सालों से लगातार चली आ रही यह प्रोसेस किस तरह से ऑटो पायलट मोड पर काम कर रही है। अब सवाल ये आता है कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट 2 विशालकाय ऑब्जेक्ट के बीच का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दोनों ही बॉडीज के द्वारा लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है, जिसके कारण इस पॉइंट पर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट हर समय वहीं रहता है। इस पॉइंट पर दोनों बॉडीज से जनरेट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही होता है जितना दोनों बॉडीज के बीच किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि इस पॉइंट पर स्थापित किए जाने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को दोनों बॉडीज के बीच मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स आसानी से मिलती रहती है, जिससे वह यहाँ पर स्टेबल बना रहता है। सौरमंडल में मौजूद प्लैनेट्स के साथ हर समय ग्रहण की स्थिति बनी ही रहती है, जिसके कारण सन पर अलग अलग प्लैनेट्स की छाया बनती रहती है। लेकिन लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यही कारण है
कि यहाँ पर जब आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को प्लेस किया जाएगा तो वह बिना किसी रुकावट के हर समय सन को स्टडी करता रहेगा। सन के कोरोना के बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण और सौर हवाओं की स्पीड बढ़ने के साथ साथ कोरोनल मास इजेक्शन यानी CMES से जुड़ी फिजिकल एक्टिविटीज को स्टडी करने और सोलर विंड्स के कारण धरती के कम्युनिकेशन में आने वाली गड़बड़ी के कारणों को समझने के लिए इसमें 7 पेलोड लगाए गए हैं। एक नज़र इन 7 पेलोड पर डाल लेते हैं। इन्हें किसने बनाया है और ये क्या क्या काम करेंगे। भारतीय सनातन मान्यताओं के अनुसार सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं जो लगातार दौड़ते रहते हैं। उसी तरह से भारत का यह आदित्य L1 मिशन भी 7 घोड़ों यानी 7 पेलोड के साथ सूर्य की तरफ बढ़ने वाला है ताकि सूर्य को करीब से समझा जा सके। आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी में लगा पहला पेलोड विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी यानी VELC है। इस पेलोड को बनाने का काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA बेंगलुरु ने किया है। इस पेलोड की हेल्प से सन के कोरोना को करीब से स्टडी किया जाएगा और यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि सन कोरोना किस तरह से काम करता है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, साथ ही साथ यह मूव कैसे करता है। इसके अलावा यह पेलोड सन के मैग्नेटिक फील्ड और उससे होने वाले इफेक्ट को भी बहुत ही करीब से स्टडी करेगा। दूसरा पेलोड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT। इस पेलोड को IUCAA यानी द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा बनाया गया है। इस पेलोड की हेल्प से सन की करीब से फोटोज ली जाएंगी, लेकिन ये फोटोज कोई आम फोटोज नहीं होंगी, बल्कि इस पेलोड की हेल्प से सन के बाहरी चमकदार क्षेत्र और वर्णमंडल की अल्ट्रावायलेट फोटोज ली जाएंगी जो 200 से 400 nm के बीच की अल्ट्रावायलेट रेंज की होंगी। इन फोटोज की हेल्प से सनलाइट के रेडिएशन को मेजर किया जाएगा। तीसरा पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी ASPEX, जिसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी PRL ने बनाया है। इस पेलोड की हेल्प से सन सोलर विंड्स की प्रॉपर्टीज की जांच की जाएगी और यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि ये किस तरह से अलग अलग स्टेज पर कैसा इफेक्ट डालती है। इसके अलावा इस पेलोड की हेल्प से सोलर विंड्स के प्रसार और वर्णक्रमीय विशेषताओं के बारे में भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा। चौथा पेलोड है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा, जिसे VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने बनाया है। इसका नाम पापा है और यह वास्तव में बहुत ही ज्यादा काम का पेलोड है। इस पेलोड की हेल्प से सोलर विंड्स की स्ट्रक्चर को बारीकी से स्टडी किया जाएगा, साथ ही साथ इससे रिलीज होने वाली एनर्जी और उसकी उत्पत्ति के कारणों को भी समझने का प्रयास किया जाएगा। पांचवा पेलोड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी SOLEX, जिसे UR राव सैटेलाइट सेंटर में तैयार किया गया है। इस पेलोड की हेल्प से सूर्य से आने वाली खतरनाक एक्सरेज को स्टडी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इस पेलोड की हेल्प से ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि सौर कोरोना इतना ज्यादा गर्म क्यों होता है, किस कारण से यहाँ से इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है, इसे गर्म करने का यह सिस्टम किस तरह से काम करता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह पेलोड सूर्य की एक्सरेज को स्टडी करने का काम करेगा। छठा पेलोड है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL1OS, जिसे UR राव सैटेलाइट सेंटर उदयपुर की सोलर ऑब्जर्वेटरी और PRL ने साथ मिलकर विकसित किया है। इस पेलोड का काम सूर्य पर होने वाले विस्फोट पर नजर रखना है। सूर्य पर होने वाले विस्फोट के कारण सूर्य के कोरोना पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं और इस विस्फोट के चलते सूर्य पर किस तरह की परिवर्तनशील घटनाएं घटती हैं, उन्हें भी इस पेलोड की हेल्प से स्टडी किया जाएगा। साथ ही साथ इसकी हेल्प से ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से सूर्य पर होने वाले विस्फोट से यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। सातवां और आखिरी पेलोड है एडवांस्ड ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। इसे लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने एक साथ मिलकर तैयार किया है। यह पेलोड सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पर नजर रखेगा और साथ ही साथ सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड के कारण सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी स्टडी करेगा। इस तरह से आदित्य L1 में लगे ये 7 पेलोड सूर्य के 7 घोड़ों की तरह से सूर्य को करीब से जाने में भारत की हेल्प करेंगे। इस तरह से भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रचने के करीब मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।